बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं कि हमने आपका विषय अर्थशास्त्र प्रारंभ कर दिया है पढ़ाना, जिसका हमने कल अध्याय 1 का हमने परिचय देखा था, पालमपुर गांव की कहानी। आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसी पार्ट के अगले टॉपिक को, जिसका नाम है उत्पादन का संगठन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं हमारा पार्ट, इसका हमारा टॉपिक जिसका नाम है उत्पादन का संगठन। कल हमने उत्पादन वर्ड का मतलब देख लिया था, उत्पादन शब्द का, जिसका मतलब होता है वस्तुएं एवं सेवाओं को उत्पादित करना, उनको बनाना, ठीक है, उन्हें पैदा करना। जैसे कि पेन, पेंसिल आदि ये सब वस्तुएं हैं। और सेवाएं क्या होती है? जिन्हें हम प्रदान करते हैं किसी को। जैसे कोई झाड़ू पोछा वाली बाई अगर आपके घर में काम कर रही है, तो वो सेवा का उत्पादन कर रही है, वो आपके लिए सेवा कर रही है, उसके बदले में आप उसे पेमेंट देंगे या पैसे देंगे, ठीक है। जैसे कि शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, तो वो भी आपको सेवा प्रदान कर रहा है। डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, वो आपकी सेवा प्रदान कर रहा है। और संगठन क्या होता है? एकत्रित करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्पादन का संगठन का मतलब हुआ कि उन चीज़ों को इकट्ठा करना या वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना जो उत्पादन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उत्पादन के लिए बहुत सारी चीज़ों को संगठित करना पड़ता है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें होती जिनकी हमें उत्पादन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो हम आगे चलते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है, ठीक है। क्या उद्देश्य है उत्पादन का? वस्तुएं और सेवाएं। तो मैं आपको वस्तुएं और सेवाओं में आज एक और डिफरेंस, अंतर बताती हूँ। हाँ, वस्तुएं वे होती जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एवं सेवाएं वो होती जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है। सेवाएं जिस समय उत्पादित की जाती है उसी समय उनका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, उसी समय वो ग्राहक के पास पहुंच जाती है। जैसे कि टीचर आपको जब पढ़ाता है, ठीक है, वो जिस समय पढ़ाता है तभी वो ज्ञान आपके पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन वस्तुएं के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो जिस समय उत्पादित की जाती है उसी समय उसका मतलब उसका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं, समोसा हुआ, वो जिस टाइम आप खरीदते हैं उसी टाइम आप खा लेते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनका तुरंत इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि पेन, पेंसिल, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर होता है वस्तुएं और सेवाएं में, ठीक है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं, ठीक है, 4 चीज़ें आवश्यक हैं। तो हम देखेंगे ये 4 चीज़ें कौन कौन सी है। पहली आवश्यकता है भूमि। भूमि यानी कि जमीन, ठीक है, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। तो हमारी पहली आवश्यकता है भूमि, जिसके साथ साथ क्या आवश्यक है? अन्य प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्रकृति के द्वारा साधन हमें दिए गए हैं, जिन्हें हम उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जल हुआ, जंगल हुआ, खनिज यानी कि जो आपके धातु वगैरह हुई, ठीक है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। अब आपके पास भूमि है, अब उस भूमि में काम करने के लिए आपको लोग चाहिए। जैसे कि आपको खेती, अनाज का उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको भूमि चाहिए, भूमि यानी कि खेत चाहिए, ठीक है। और श्रम चाहिए, आपको मजदूर चाहिए जो उस भूमि में आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, ठीक है। कुछ उत्पादन कार्य ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन करने के लिए हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, वो मोबाइल का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल के उत्पादन करने के लिए आपको पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनमें जो मशीनें इस्तेमाल होंगी उनके लिए लोगों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, उन्हें उस विषय के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ उत्पादन क्रियाएं ऐसी भी होती है जिनमें सिर्फ शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। जैसे कि खेती देख लीजिए आप, ठीक है, घर बनाने का कार्य आदि। अब हम आगे चलते हैं। और तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, ठीक है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी क्या होती है? पूंजी उस चीज़ को या वस्तु को कहते हैं जिसका कोई मूल्य हो, ठीक है। तो भौतिक पूंजी, ठीक है। भौतिक पूंजी में भी 2 प्रकार की पूंजियाँ आती है, ठीक है।
पहला है स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी, और दूसरा है कार्यशील पूंजी। ठीक है, अब हम देखेंगे स्थायी पूंजी क्या होती है और कार्यशील पूंजी क्या होती है। ठीक है, तो स्थायी पूंजी वह होती है जिन्हें हम एक बार खरीद लेते हैं या जो हमारे पास एक बार आ जाती है उन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक बार में ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि अगर आपने उत्पादन करने के लिए भौतिक पूंजी चाहिए आपको, ठीक है, तो जिसे आप एक बार खरीद लिया, जो आपके पास एक बार आ गई, जैसे कि मशीनें आपने एक बार खरीद ली, या कोई अनाज का उत्पादन कर रहा है उसने हल खरीद लिया, तो वो उसे बार बार इस्तेमाल कर सकता है, वो एक बार में ख़त्म नहीं होती। इसके अन्य कई एग्जाम्पल दिए, जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि, ये सब औजार, मशीनें एवं भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, जो मतलब बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, जो एक बार इस्तेमाल करने पे ख़त्म नहीं होती, इन्हें हम स्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पूंजी का मतलब वो होता है जिसकी कुछ कीमत हो, जिसका कोई मूल्य हो। ठीक है, सिर्फ पैसा नहीं होता पूंजी का मतलब। पूंजी का मतलब होता है जिसका कोई वैल्यू हो, कीमत हो, मूल्य हो जिसका कोई। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कार्यशील पूंजी में क्या क्या आता है। ठीक है, कच्चा माल और नकद मुद्रा। कार्यशील पूंजी में पैसे आते हैं, नोट, ठीक है, रुपया, मुद्रा, ठीक है। कच्चा माल आता है, जैसे कि तेल हुआ, तेल की कोई कीमत होती है, ठीक है, पैसों की कोई कीमत होती है, मुद्रा की कोई कीमत होती है। अगर आपने एक बार जो आपके पास मुद्रा है उसके आपने एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये का नोट है, आपने उससे कोई चीज़ खरीद ली, ठीक है, आपने उससे मशीन खरीद ली या आपने उससे तेल या कुछ भी खरीद लिया, तो वो 2000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, आपके पास से वो चले जाएंगे। कच्चा माल जैसे कि तेल हुआ, ठीक है, टरबाइन में डालने के लिए आपको तेल चाहिए या मोटर में डालने के लिए आपको तेल चाहिए, तो आप एक बार तेल को डाल देंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथी आवश्यकता होती है। चौथी आवश्यकता क्या होती है? चौथी आवश्यकता होती है, ठीक है, चौथी आवश्यकता होती है, ये सबसे जरूरी आवश्यकता होती है, जो चौथी आवश्यकता होती है वो है मानव पूंजी। मानव पूंजी यानी कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सारी जितना भी उत्पादन में ये जो तीनों चीज़ें हमने देखी हैं, भूमि, श्रम, कार्य पूंजी, भौतिक पूंजी, ठीक है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, इन सबको जो मैनेज कर सके, ठीक है, इन सबको वो जो ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, ठीक है, इन सारी चीज़ों को संभाल सके, इन सारी चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर सके, दिमाग लगा सके कि इन लेबर को ये काम देना है, हमें ये मशीनें चाहिए, ये भूमि चाहिए, हमें फैक्ट्री यहाँ लगानी है, ठीक है, इसे हम अक्सर बिजनेसमैन कहते हैं, आजकल इसे मानव पूंजी कहने लगे हैं, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि उत्पादन के कार्य के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उत्पादन के कार्य के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता है? 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला है भूमि, ठीक है, दूसरा है श्रम, तीसरा है भौतिक पूंजी, और चौथा है मानव पूंजी। इस मानव पूंजी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि रतन टाटा हुआ, वो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई व्यापार स्टार्ट कर रहा है, तो सारा आइडिया वो लाएगा, सारा दिमाग वो लगाएगा, फिर वो देखेगा उसको कोई फैक्ट्री खोलनी है तो वो पहले देखेगा कि यार मैं कहाँ फैक्ट्री खोलूँ, फिर वो भूमि खोजेगा अपने लिए, ठीक है, और उस भूमि को खरीदने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, भौतिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब भौतिक पूंजी में भी उसे कार्यशील पूंजी और फिर वो उसे श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी कि जो कि उसकी फैक्ट्री में काम कर सके, ठीक है। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं, कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।